हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की जो हमारी क्लास है बायोइनऑर्गेनिक की है। पिछले लेक्चर की अगर हम बात करें, पिछले लेक्चर में हम हिम आयरन प्रोटीन की बात की थी। पिछले क्लास में हम जो बात कर रहे थे बायोइनऑर्गेनिक के अंदर, वो हम हिम आयरन प्रोटीन की बात की थी। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम नॉन हिम आयरन प्रोटीन की बात करेंगे और कुछ मेटलो एंजाइम्स की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे नॉन हिम आयरन प्रोटीन की। अगर बात करूं कि नॉन हिम आयरन प्रोटीन, नॉन हिम ग्रुप्स कौन कौन से किसके अंदर पढ़ा जाता है, तो सबसे पहले दो सिस्टम्स होंगे, एक तो हेमरेथिन और एक हेमोसाइनिन। इन दो के अंदर ही हम क्या करते हैं, नॉन हिम आयरन प्रोटीन पढ़ते हैं, नॉन हिम ग्रुप्स देखते हैं। तो इसमें हेमरेथिन और दूसरा जो होता है वो होता है हेमोसाइनिन। दूसरा हेमोसाइनिन, ये दोनों ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। जैसे हमने हेम आयरन प्रोटीन की जब बात की थी तो उसमें मायोग्लोबिन पढ़ा था, हीमोग्लोबिन पढ़ा था। मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन की बात करें तो मायोग्लोबिन क्या करता था, डाइऑक्सीजन का स्टोरेज करने का काम करता था और हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता था लंग्स टू टिश्यूज। तो ये दोनों भी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का ही काम करते हैं, पर इसके अंदर हेम ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। तो एक एक करके दोनों को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हेमरेथिन। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हेमरेथिन। देखो हेमरेथिन की अगर बात करें तो सबसे पहला ही पॉइंट हमारा क्या होगा कि ये जो हेमरेथिन होता है ये नॉन हेम आयरन प्रोटीन होता है। तो ये क्या होगा, इट इज नॉन हेम आयरन प्रोटीन। ये क्या होगा, एक नॉन हिम आयरन प्रोटीन होगा। दूसरा इसके अंदर क्या होता है, इसमें जैसे मैंने कहा एक हिम ग्रुप तो होगा ही नहीं, पर उसमें आयरन ग्रुप जरूर होगा, आयरन एटम आयरन मेटल प्रेजेंट होगा, हेम ग्रुप नहीं होगा। क्योंकि हेम ग्रुप हम किसको कहते थे, जिसमें पोरफायरिन रिंग हो और आयरन एटम हो। बट यहाँ हमारे पास क्या है, दोनों ना पोरफायरिन और आयरन एटम नहीं होंगे, यहाँ ओनली फॉर क्या होगा, एक आयरन एटम होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ ये क्या करता है, हेमरेथिन जो होता है ये डाइऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये क्या करता है, हेमरेथिन जो होता है किसमें इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यही हेमरेथिन होता है। ठीक है, तीसरा यहाँ हमारे अगर हम बात करें तो जो हेमरेथिन होता है, तो हेमरेथिन मैंने कहा जैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये नॉन हिम आयरन प्रोटीन होता है। और नॉन हिम ग्रुप के साथ इसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, वो होता है आयरन मेटल प्रेजेंट होता है। इसके अंदर आयरन मेटल प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, कि स्ट्रक्चर की अगर बात करूं, तो स्ट्रक्चर के अंदर बात करें इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो मैं कहूंगा इसके अंदर दो तो आयरन एटम होंगे जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे, दो आयरन एटम जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। एक आयरन के पास 3 स्टडीन यूनिट होंगी और दूसरे आयरन के पास 2 स्टडीन यूनिट होंगी। एक आयरन के पास 3 स्टडीन यूनिट होंगी, दूसरे के पास 2 स्टडीन होंगी। दोनों आयरन एटम, एक मेरे पास आयरन जो होगा वो एस्पर्टिक एसिड से कनेक्ट होगा और ग्लूटामिक एसिड से, GLU और ASP। GLU मतलब ग्लूटामिक एसिड और ASP मतलब एस्पर्टिक एसिड। और इस साइड में जो जुड़े रहेंगे वो OH से कनेक्ट रहेंगे, OH से। तो ये स्ट्रक्चर रहेगी किसकी, हेमरेथिन की होगी। इसे बोला जाएगा डीऑक्सी हेमरेथिन, डीऑक्सी हेमरेथिन, डीऑक्सी हेमरेथिन। ठीक है, जैसे तुमसे पहला क्वेश्चन ही पूछ लेगा कि बताओ हेमरेथिन के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो कौन सा मेटल होता है, आयरन एटम प्रेजेंट होगा। दूसरा पूछ लेगा कि हेमरेथिन के अंदर कौन कौन से स्टडीन होंगी, तो मैं कहूंगा 3 टाइप के स्टडीन होगा, 3 टाइप से प्रोटीन चेन होंगी, 3 तो
5 तो स्टडीन होंगी और एक एस्पर्टिक और एक ग्लूटामिक होगा। तुमसे ये कह सकता है कि बताओ स्टडीन आयरन एटम के साथ कौन से एटम के साथ जुड़ा रहेगा, तो हम कहेंगे स्टडीन जो होता है वो तो नाइट्रोजन एटम से जुड़ा रहता है। अगर एस्पर्टिक और ग्लूटामिक की अगर हम बात करें कि एस्पर्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड इस आयरन के साथ कौन से एटम के साथ बाइंड रहते हैं, क्योंकि हमने पीछे ये तो देख लिया था स्टडीन तो कि स्टडीन जो होता है वो नाइट्रोजन एटम के साथ, नाइट्रोजन एटम उसका बाइंड रहता है किसके साथ, मेटल के साथ। आयरन एटम है तो यहाँ आयरन मेटल के साथ बाइंड रहेगा, और वो जो आयरन एटम के साथ जो बाइंड है नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन स्टडीन यहाँ इमिडाजोल रिंग के अंदर प्रेजेंट होगा। किसके अंदर प्रेजेंट होगा, इमिडाजोल रिंग के अंदर प्रेजेंट होगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि एस्पर्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड किसको कहेंगे, जैसे मेरे पास कोई भी ये प्रोटीन चेन हो गई, जैसे ये कोई प्रोटीन चेन है, ये कोई, और यहाँ हम कहते थे यहाँ जो आर ग्रुप होता है वो जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे वैसे इसका नाम भी हम क्या कहते जाएंगे, चेंज होता जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम थोड़ा लो आ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर देना। देखो इधर ध्यान दो भाई, मैंने कहा था जैसे जैसे यहाँ आर ग्रुप चेंज होता जाएगा वैसे वैसे इस प्रोटीन जो चेन हो गई इसका नाम भी चेंज होता जाएगा। जैसे यहाँ CH2 इमिडाजोल रख देते थे तो हम क्या कहते थे, ये स्टडीन एक प्रोटीन चेन होगी। अगर इसी की जगह यहाँ इस आर ग्रुप की जगह क्या रख देते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस रख देते हैं, तो ये होता है ग्लूटामिक एसिड। ये क्या, इसका क्या नाम होगा, ग्लूटामिक एसिड। मैंने क्या कहा, CH2 और C डबल O माइनस, एसिड और CH2, इसको कहेंगे ग्लूटामिक एसिड, ना सॉरी एस्पर्टिक एसिड, सॉरी क्या कहेंगे, एस्पर्टिक एसिड, एस्पर्टिक एसिड कहेंगे। अब देखो यहाँ अगर मेरे पास दो प्रोटीन चेन आ जाते, यहाँ एक प्रोटीन चेन है, इस प्रोटीन चेन के साथ अगर दो CH2 रख दिए जाए और सेम COOH ग्रुप सेम रहे तो इसे बोला जाएगा ग्लूटामिक एसिड। मतलब ग्लूटामिक एसिड और एस्पर्टिक एसिड में क्या डिफरेंस होगा, बस अगर एक CH2 है तो एस्पर्टिक एसिड, दो CH2 है तो ग्लूटामिक एसिड होगा। ठीक है, और इसका जो यहाँ मेरे पास मैंने कहा स्ट्रक्चर के अंदर दो आयरन एटम होते हैं, मतलब ये जो एस्पर्टिक एसिड होगा इस आयरन से भी कनेक्ट होगा और इस आयरन से भी कनेक्ट होगा। ऐसे सेम ग्लूटामिक एसिड होगा तो ये भी दोनों आयरन एटम से कनेक्ट होंगे। तो यहां से मैं क्या कहूंगा कि भाई जो हमारे पास एस्पर्टिक और ग्लूटामिक है तो उसका एक ऑक्सीजन तो इस एक आयरन से कनेक्ट होगा और दूसरा ऑक्सीजन दूसरे आयरन के साथ कनेक्ट होगा, चाहे वो एस्पर्टिक हो चाहे ग्लूटामिक हो, क्योंकि ग्लूटामिक में क्या होते हैं, दो CH2 आ जाते हैं, एस्पर्टिक में एक ही CH2 होता है। तो मैंने कहा कि ये दोनों जो ऑक्सीजन होंगे वो एक एक आयरन के साथ बाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ तुमसे क्या कह सकता है कि भाई आयरन के साथ ग्लूटामिक एस्पर्टिक में कौन सा एटम जुड़ा रहता है, तो यहाँ कौन सा होगा, चाहे वो एस्पर्टिक हो चाहे ग्लूटामिक हो, दोनों में ही ऑक्सीजन एटम जो होगा वो आयरन के साथ बाइंड रहेगा। अगर मैं स्टडीन की बात करता हूं तो नाइट्रोजन एटम इस आयरन के साथ बाइंड रहेगा। ठीक है, इस आयरन के साथ क्या रहेगा, बाइंड रहेगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, पूछा हुआ अभी नेट गेट के एग्जाम में, तो यहाँ पूछा था कि बताओ यहाँ मेरे पास जो हिमरथीन है इसमें आयरन के पास कितनी स्टडीन यूनिट जुड़ी हुई होती हैं। तो देखो एक आयरन के पास तो यहाँ 3 स्टडीन जुड़ी हुई है, दूसरे आयरन के पास 2 स्टडीन यूनिट। अगर टोटल में बात करूं तो 5 स्टडीन यूनिट जुड़ी हुई है। तो ऑप्शंस बना करके इस टाइप से दे रखे थे, 3-2, 3-1, 2-2, इस टाइप से ऑप्शन बना करके दे रखे थे। तो ध्यान रखना है कि हमारे एक आयरन के पास तो 3 स्टडीन यूनिट है, दूसरे आयरन के पास 2 स्टडीन यूनिट जुड़ी हुई है। ठीक है, अब ये जो आयरन होगा ये आपका क्या है, देखो यहाँ कितने लिगेंड जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा क्या है, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है। ये क्या है, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड आयरन एटम है। और ये आयरन की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड आयरन एटम है। ये आयरन कौन सा है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड है, और ये आयरन जो होगा ये हमारा क्या है, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड आयरन एटम है। तो ये आयरन हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, ये पेंटा कोऑर्डिनेटेड। ये भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि इसमें से क्या दोनों आयरन एटम हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होते हैं या एक पेंटा होता है एक हेक्सा होता है। तो ध्यान रखना है
कि इसमें से एक आयरन हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होता है, दूसरा आयरन जो होता है वो पेंटा कोऑर्डिनेटेड होता है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखने कितनी स्टडी यूनिट होंगी, तो हमारे पास एक आयरन के पास 3, दूसरे के पास 2 स्टडी यूनिट होंगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यहाँ से आप ये ट्रांसपोर्ट करता है, ये सबसे पहले ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। मैंने कहा ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है डाइऑक्सीजन का। तो आपसे जो डीऑक्सी फॉर्म लिखा है या ऑक्सी फॉर्म में लिखूंगा, तो जो भी ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ऐसे इस हेमरथीन के पास 8 यूनिट्स प्रेजेंट होती है। कितनी यूनिट्स होती हैं? 8 सब यूनिट्स होती हैं इस टाइप की। इन 8 सब यूनिट से मिलकर के एक हेमरथीन यूनिट का फॉर्मेशन होता है। एक हेमरथीन यूनिट मतलब आपके पास सामने जो ये स्ट्रक्चर लिखी होती है, इस हेमरथीन के अंदर ऐसी कितनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं? 8 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। 8 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो 8 स्ट्रक्चर्स होती है इस टाइप की। तो अगर ये एक यूनिट मेरा एक डाइऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेगा तो 8 यूनिट 8 डाइऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेंगे। आज से कह दिया जाएगा बताओ हेमरथीन के अंदर टोटल आयरन एटम कितने होंगे, तो मैं कहूंगा एक यूनिट के अंदर 2 है, एक सब यूनिट के अंदर। तो टोटल यहाँ कितनी सब यूनिट है? 8 सब यूनिट है। तो टोटल एक के अंदर 2, तो 8 के अंदर कितना हो जाएंगे? 16। तो 16 मेरे पास यहाँ आयरन एटम होंगे हेमरथीन के अंदर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सी की। तो यहाँ हमारा O2 मॉलिक्यूल आएगा। तो सबसे पहले जो देखो O2 मॉलिक्यूल, ये दोनों आयरन क्या हो जाते हैं? +3 में चले जाते हैं। यहाँ पे दोनों आयरन जो +2 में थे अभी डीऑक्सी के अंदर, वो +3 में आ जाते हैं। मैंने कहा ये 3 यहाँ क्या जुड़ी होती हैं? स्टडीन यूनिट जुड़ी होती हैं। 3 यूनिट स्टडीन जुड़ी होती हैं और 2 आपके पास इस आयरन के पास जुड़ी रहती है। टोटल होती है 5। यहाँ ये दोनों आपस में एस्पर्टिक से जुड़ा रहता है और ग्लूटामिक GLU ग्लूटामिक एसिड, और इधर ऑक्सीजन से। ठीक है, ये आपके पास। और यहाँ हमारा जब O2 ट्रांसपोर्ट होता है तो यहाँ आकर के बाइंड हो जाता है, और ये होती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो डाइऑक्सीजन एक तो आयरन के साथ जुड़ा रहता है और एक हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके, इस फॉर्म को बोला जाता है ऑक्सी हेमरथीन। इस फॉर्म का नाम क्या होगा? ऑक्सी हेमरथीन। इसे क्या कहेंगे? ऑक्सी हेमरथीन। अब सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे देखो, यहाँ हमारा डीऑक्सी जो हेमरथीन था उसमें एक आयरन तो हेक्सा कोऑर्डिनेटेड था, दूसरा आयरन जो था वो पेंटा कोऑर्डिनेटेड था। बट अगर मैं ऑक्सी हेमरथीन की अगर बात करता हूं तो यहाँ पर भी मेरे दोनों ही आयरन क्या है? हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है, मतलब दोनों 6 लिगेंड जुड़े हुए। तो ये भी हमारा हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होगा, और ये भी आयरन क्या होगा? हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होगा। ये भी हेक्सा कोऑर्डिनेटेड आयरन होगा, ये भी हेक्सा कोऑर्डिनेटेड आयरन एटम होगा। तो दोनों ही बोथ आयरन एटम्स आर हेक्सा कोऑर्डिनेटेड इन ऑक्सी हेमरथीन, बट इन डीऑक्सी हेमरथीन में क्या हो जाएगा? 1 आयरन एटम इज पेंटा कोऑर्डिनेटेड एंड 1 आयरन एटम इज हेक्सा कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है भाई। अब देखो नेक्स्ट टाइप का आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ मेरे पास जो O2 जुड़ता है क्या वो दोनों आयरन के साथ बाइंड होता है या एक आयरन के साथ और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ऑक्सीजन बाइंड रहता है? तो हम क्या कहेंगे, जो O2 बाइंड होता है वो तो एक तो आयरन एटम के साथ कनेक्ट होता है और दूसरा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके उसके साथ कनेक्ट रहता है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे यहाँ जो ऑक्सीजन जो जुड़ता है डाइऑक्सीजन, पूछ लेते हैं किस फॉर्म में जुड़ता है। तो किस फॉर्म में जुड़ेगा तो हम चेक कर लेंगे। तो देखो एक आयरन जो डीऑक्सी फॉर्म में था तब ये दोनों आयरन एटम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में थे। दोनों आयरन, ये भी +2 में था, ये भी +2 में था। बट जैसे ही ऑक्सी फॉर्म में आए तो ऑक्सी फॉर्म में दोनों के दोनों आयरन एटम किस फॉर्म में हो गए? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गए। इसका मतलब एक आयरन एटम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होगा? ऐसे ही सेम दूसरा आयरन एटम दूसरे इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होगा? तो यहाँ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ होगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ होगा। मतलब हमारा एक आयरन जो +2 में था डीऑक्सी फॉर्म में, जब ये +3 में आया होगा तो इसने क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होगा? अब कितने आयरन आए हैं +3 में? एक तो ये आया है, एक ये आया, तो 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं। अब जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या होगा तो ये जब O2 मॉलिक्यूल आता है तो ये O2 मॉलिक्यूल इन 2 इलेक्ट्रॉन का जो आयरन एटम ने लॉस क्या है, इनको क्या कर लेता है भाई? गेन कर लेता है।
तो गेन करेगा तो हमारा ये O2 होगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो क्या बन जाएगा O2 -2 बन जाता है। और इस फॉर्म को क्या बोला जाता है, पर ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड बोला जाता है। पर ऑक्साइड होगा और पर ऑक्साइड इसका मतलब यहाँ जो O2 बाइंड हो रहा है किस फॉर्म में बाइंड हो रहा है, पर ऑक्साइड की फॉर्म में। आपको या तो O2 -2 लिख के दे सकता है या फिर ये पूरा ये हाइड्रोजन भी इसमें इन्वॉल्व कर देता है, मतलब आपको या HO2- लिख करके देगा। जब भी हिमरथीन लिखेगा तो या तो O2 -2 लिख के देगा या HO2-। ये H कहां से आ जाता है, ये जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ H लगा हुआ होता है इसी को भी इन्वॉल्व कर लेता है। और बताओ पर ऑक्साइड में अगर जुड़ रहा है O2 मॉलिक्यूल, तो मैंने कहा था अगर सुपर ऑक्साइड में O2 जुड़ता है तो उसकी स्ट्रेचिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 1100 के अप्रोक्स होगी, और अगर पर ऑक्साइड की फॉर्म में जुड़ता है तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 800 के अप्रोक्स होती है। तो यहां से इसकी ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 800 पर सेंटीमीटर के अप्रोक्स आ रही होगी। किसके, क्योंकि यहाँ पर ऑक्साइड की फॉर्म में जुड़ता है। ठीक है, तो ये बातें थी इसकी। अब हम बात करते हैं इसकी डीऑक्सी और ऑक्सी को दोनों को सेपरेट करके। अगर मैं डीऑक्सी हिमरथीन की बात करता हूं और दूसरी तरफ ऑक्सी हिमरथीन की बात करता हूं, ठीक है भाई। बीच में अगर कोई भी किसी को डाउट आता है तो यहाँ टाइप कर देना, मैं चेक करता रहता हूँ बीच में, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो डीऑक्सी और ऑक्सी फॉर्म में, डीऑक्सी की बात करते हैं तो यहाँ आयरन जो था वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, और अगर ऑक्सी की बात करता हूं तो यहाँ आयरन जो था वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। यहाँ मेरा डीऑक्सी +2 में और ऑक्सी के अंदर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। ठीक है, अब देखो यहाँ +2 में रहेगा तो यहाँ D6 कॉन्फ़िगरेशन रखेगा, +3 में रहेगा तो यहाँ D5, क्योंकि आपको पता है कि आयरन का जो कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है 3D6 4s2। तो यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन अगर निकालते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ D5 रहेंगे या D6 रहेगा तो ये मेरे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा डीऑक्सी फॉर्म। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पर एक आयरन एटम के पास जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे दूसरे के पास भी उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ मेरे पास डीऑक्सी में क्या है 2 आयरन एटम, और 2 आयरन एटम होंगे तो एक के पास जितने भी आयरन होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे अनपेयर्ड उतने ही दूसरे के पास होंगी। तो दोनों के दोनों आयरन की इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे कपलिंग कर जाएंगे, और उसी कपलिंग को ही आप क्या कहते हो एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। तो इस कपलिंग की वजह से, इस एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से ये सिस्टम जो होता है ये क्या होता है डायामैग्नेटिक होता है। ये क्या होगा भाई डायामैग्नेटिक ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, क्योंकि एक आयरन के पास जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही दूसरे के पास होते हैं, दोनों कपलिंग कर जाएंगे। सेम कहानी इसके अंदर आ जाएगी कि यहाँ पर भी एक आयरन के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे दूसरे के पास भी उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों आयरन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे कपलिंग कर जाएंगे, और उसी कपलिंग की वजह से सिस्टम क्या हो जाएगा डायामैग्नेटिक हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताओ ऑक्सी मेरे पास जो हिमरथीन होता है उसका वो डायामैग्नेटिक होता है पैरा में, तो ध्यान रखना है ये भी डायामैग्नेटिक होता है, पर ये किसकी वजह से होता है ये भी ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से। तो ये भी क्या हो जाता है डायामैग्नेटिक, ये भी क्या होता है भाई डायामैग्नेटिक होता है, और ये डायामैग्नेटिक होता है क्यों होता है ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट प्राइस में ये जो होता है डीऑक्सी हिमरथीन जो होता है वो कलरलेस होता है। ये क्या होता है कलरलेस होता है, जबकि ऑक्सी हिमरथीन की बात करते हैं तो ये जो होता है वोयलेट कलर का होता है, और ये किसकी वजह से आता है ड्यू टू LMCT की वजह से आता है, ड्यू टू LMCT लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से, ड्यू टू LMCT की वजह से। ठीक है, तो बताओ भाई कोई प्रॉब्लम हो तो। ये हमारा था हिमरथीन। ठीक है, दोनों ही डायामैग्नेटिक होते हैं,
इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो फटाफट। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं दूसरे में, हेमोसाइनिन की। हेमोसाइनिन की अगर मैं बात करता हूं, देखो हेमोसाइनिन की अगर मैं बात करूं तो हेमोसाइनिन जो होता है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ, एक तो हेम ग्रुप और दूसरा साइनाइड ग्रुप। एक तो हेम ग्रुप और दूसरा किससे, साइनाइड ग्रुप। बट ये हेमोसाइनिन है, मैंने कहा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो हेम ग्रुप और दूसरा साइनाइड। बट ये दोनों ही ग्रुप इसके अंदर प्रेजेंट होते ही नहीं है, ना ही हेम ग्रुप प्रेजेंट होता है और ना ही साइनाइड ग्रुप। मतलब बोथ, यहाँ दो बोथ ग्रुप है, ये दोनों के दोनों ही ग्रुप क्या नहीं होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो ये क्या होता है कि नॉन हेम आयरन प्रोटीन होता है, इट इज नॉन हेम ग्रुप, नॉन हेम ग्रुप प्रोटीन, प्रोटीन होती है। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है, एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है। दूसरी क्या होती है, एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होती है। तीसरी अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर क्या होता है, ये भी सिस्टम जो होता है डाया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है डाया ऑक्सीजन का, इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन। तो ये तीनों ध्यान रखना है। इसमें हेम ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। हेम ग्रुप किसको कहते हैं, जिसमें आयरन एटम हो और पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट हो। यहाँ हमारे पास आयरन एटम भी नहीं होता है, ना ही पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है। यहाँ कौन सा मेटल होता है, कॉपर मेटल होता है। इसी हेमोसाइनिन से इस बार गेट के अंदर क्वेश्चंस भी पूछा था, हेमोसाइनिन से ही। इसमें भी अगर इसकी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं हेमोसाइनिन की, तो यहाँ कॉपर मेटल, दो तो कॉपर मेटल होते हैं। जैसे हेमोसाइनिन में क्या होते थे, दो आयरन एटम होते थे, तो यहाँ क्या होते हैं, दो कॉपर मेटल। वहां आयरन हेमरथीन के अंदर क्या होता था, एक आयरन के पास 3 स्टडीन, दूसरे के पास 2 स्टडीन। बट हेमोसाइनिन की जब बात करते हैं तो इन दोनों कॉपर के पास 3 स्टडीन यूनिट होती है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, 3 स्टडीन यूनिट प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये तीनों स्टडीन जो होंगी, दोनों कॉपर के पास 3 स्टडीन यूनिट, मतलब टोटल 6 स्टडीन यूनिट प्रेजेंट होती है। ये आपस में मेटल मेटल बाइंड ना होकर के प्रोटीन चेन की फॉर्म में ये बाइंड रहते हैं इस टाइप से। तो इस फॉर्म को जो बोला जाता है वो बोला जाता है डीऑक्सी हेमोसाइनिन, डीऑक्सी हेमोसाइनिन। इसको क्या कहेंगे भाई, डीऑक्सी हेमोसाइनिन। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बताओ कि इसमें हेमोसाइनिन के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। तो कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, यहाँ पर कॉपर मेटल होता है। तुमसे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जो पूछा भी हुआ है, कहेगा कि बताओ इसमें कितनी प्रोटीन चेन प्रेजेंट होती है। तो कितनी प्रोटीन चेन होती है, दो, एक कॉपर के पास, दोनों अगर पर कॉपर की बात करें तो हम कहेंगे 3 स्टडीन यूनिट प्रेजेंट होती है। जबकि अगर दोनों कॉपर की बात कर लेगा कि टोटल बताओ कितनी स्टडीन, तो हम क्या कहेंगे 6 प्रोटीन चेन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, वॉल्यूम नहीं आ रहा है क्या भाई, अब आ रहा है क्या, अब वॉल्यूम आ रहा है क्या। कोमल, पिंकी, सुगंधा, सुमंगला, समीम, ज्योति, समीम, बताओ वॉल्यूम आ रही है क्या अभी। ओके, साउंड आ रही है, ठीक है। ठीक है, तो देखो यहाँ जो भी अगर किसी को कोई बात पूछना है, प्रॉब्लम पूछ रही है, तो डायरेक्ट मैसेज कर देना, मैं चेक करता रहता हूँ बीच में। ठीक है, तो ये स्टडी है, इस बार गेट से इसी हेमोसाइनिन से क्वेश्चन भी पूछा हुआ था।
4 मार्क्स का इस बार बायोइनॉर्गेनिक गेट में ही पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसकी बात करते हैं ऑक्जी हेमोसाइनिन की। तो ऑक्जी हेमोसाइनिन की बात करेंगे तो मैं कहूंगा यहाँ जैसे वहां आयरन जो +2 में था वो +3 में कन्वर्ट हो गया था, ऐसे ही सुमंगला ने क्या पूछा है, ऑक्जी हेमरेथिन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सर, +3 है, ठीक है, +3 सुमंगला +3 है, ठीक है। आयरन की ऑक्जी हेमरेथिन में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +3 की फॉर्म, दोनों आयरन, ठीक है। देखो यहाँ अब ऑक्जी हेमोसाइनिन की बात करें तो मैं कहूंगा मेरे पास यहाँ कॉपर मेटल था, यहाँ जो डीऑक्सी फॉर्म में था तो यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था कॉपर, यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं दोनों ही कॉपर मेटल, दोनों ही कॉपर मेटल जो होते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में थे। यहाँ एक मेरे पास स्टडीन होता है, यहाँ 3 स्टडीन यूनिट जुड़ी होती थी, 3 क्या थी, स्टडीन यूनिट जुड़ी हुई थी, ठीक है। और ये आपस में मेटल मेटल बाइंड ना होकर के स्टडीन स्टडीन आपस में जुड़ा हुआ था, और जो O2 आकर के बाइंड होता है वो इन दोनों के बीच में आकर के बाइंड हो जाता है, यहाँ पर O2, ठीक है। तो ये दोनों आकर के इस O2 के बीच में आकर के यहाँ बाइंड हो जाता है। इस फॉर्म को जो बोला जाता है वो बोला जाता है ऑक्जी हेमोसाइनिन। इस फॉर्म को क्या कहते हैं भाई, ऑक्जी हेमोसाइनिन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ अब देखो यहाँ आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ जो O2 है वो O2 जो किस फॉर्म में जुड़ा है। तो देखो यहाँ मैंने कहा मेरे पास जो डीऑक्सी फॉर्म था तो उसमें कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, पर जैसे ही ऑक्सी फॉर्म में आया मतलब O2 अगर जुड़ता है तो ये दोनों आयरन क्या हो जाते हैं, दोनों सॉरी कॉपर मेटल क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब +1 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाते हैं, +1 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जैसे ये +2 में गए तो एक कॉपर जो मेटल था वो +1 से +2 में गया तो एक इलेक्ट्रॉन का क्या क्या उसने लॉस कर दिया। ऐसे ही सेम दूसरा कॉपर था उसने भी एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, दोनों ने मिलकर कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन का। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ O2 बाइंड होने आता है तो वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कौन कर लेता है, आपका ये O2 मॉलिक्यूल, और क्या बना देता है भाई यहाँ O2-2, और इसी को हम क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड, इसी को हम क्या कहते हैं, पर ऑक्साइड कहेंगे। अगर पर ऑक्साइड की फॉर्म में, इसका मतलब यहाँ जो O2 बाइंड हुआ है वो किस फॉर्म में भाई बाइंड हुआ है, पर ऑक्साइड की फॉर्म में बाइंड हुआ है। और ये जो पर ऑक्साइड की फॉर्म में O2 बाइंड हुआ है इसकी कह दी जाए कि बताओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी ऑक्सीजन ऑक्सीजन की, तो हम कहेंगे अगर पर ऑक्साइड की फॉर्म में बाइंड होता है तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 800 के समथिंग आएगी, और अगर इसकी सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाइंड होता है O2 मॉलिक्यूल तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी ऑक्सीजन ऑक्सीजन की तो उसकी 1100 के समथिंग आ रही होगी। तो यहाँ पर ऑक्साइड की फॉर्म में आती है तो हम कहेंगे इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 800 पर सेंटीमीटर के अप्रोक्स आएगी। देखो मैंने अभी बताया था कि हेमरेथिन जो है, हेमरेथिन वो आपको या तो HO2- की फॉर्म में लिख के दे सकता है या आपको O2-2 की फॉर्म में दे सकता है। ये HO2- क्यों लिखता है, ये आपका जब एक ही क्वेश्चन के अंदर हेमरेथिन और हेमोसाइनिन दोनों दे दिए जाते हैं तब उसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लिख के देता है, HO2-, क्योंकि यहां पर भी आपका हेमोसाइनिन जो है वो भी किस फॉर्म में जुड़ रहा है भाई, O2-2 की फॉर्म में। तो इस O2-2 को डिफरेंशिएट करने के लिए एक को HO2- लिख देता है और एक को O2-2। तो HO2- किसके लिए होता है, हेमरेथिन, और O2-2 किसके लिए होता है, हेमोसाइनिन के लिए, ठीक है। अब देखो यहां से ये हमारा क्या था, हेमोसाइनिन था। अब इसी चीज को यहाँ डीऑक्सी और ऑक्सी को दोनों को डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं, दोनों का अलग अलग भी। ये डीऑक्सी हो गया हमारा और ये ऑक्सी हेमोसाइनिन हो गया, ठीक है। डीऑक्सी की अगर मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि यहाँ जो कॉपर मेटल होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और यहाँ जो कॉपर मेटल होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। ऑक्सी में जो कॉपर मेटल होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, डीऑक्सी में जो कॉपर मेटल होता है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। ये जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ये D10 सिस्टम होगा, और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ये D9 सिस्टम होगा, ठीक है। D10 सिस्टम होगा तो यहाँ हर एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक दूसरे से कपल्ड फॉर्म में होंगे,
अगर एक दूसरे से कपल रहेंगे तो मैं कहूंगा यहाँ डायामैग्नेटिक होगा, यहाँ क्या होगा भाई, डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक। और डायामैग्नेटिक अगर होता है तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ ये डायामैग्नेटिक अगर होता है तो ESR की अगर बात करते हैं तो ESR इनएक्टिव होगा। मैंने बताया था ESR एक इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है ये किस पे डिपेंड करती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ESR एक्टिव कहेंगे, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो ESR इनएक्टिव कहेंगे। तो यहाँ हमारे पास डायामैग्नेटिक है तो ESR क्या हो गया, इनएक्टिव। और जो ये होता है कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। यहां अगर बात करो D9 सिस्टम होगा, D9 का मतलब क्या हुआ, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। और अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होता है तो मैं कहूंगा एक कॉपर के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे कॉपर के पास भी एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों के पास, दोनों का एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है, कपलिंग कर जाता है। और उसी कपलिंग का नाम क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। तो ये सिस्टम भी क्या होता है भाई, डायामैग्नेटिक होता है। पर ये अपने आप नहीं बना होता, ये किसकी वजह से बना होता है, ड्यू टू एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग की वजह से। और डायामैग्नेटिक होगा तो ESR जो होगा वो क्या होगा भाई, आपका इनएक्टिव होगा। और ये जो होता है ब्लू कलर का होता है ड्यू टू LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसीलिए जो ब्लू कलर का होता है, इसीलिए इसका जो हेमोसाइनिन होता है इसका नाम होता है ब्लू ब्लड भी कहा जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या होता है भाई, ब्लू ब्लड भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। नेट गेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बताओ डीऑक्सी हेमोसाइनिन और डीऑक्सी हेमोसाइनिन क्या वो डायामैग्नेटिक होते हैं, क्या वो कलरलेस होते हैं, क्या ब्लू कलर के होते हैं। इस टाइप से 4 ऑप्शंस बनाए थे। तो अगर ऑक्सी हेमोसाइनिन है तो वो हम कहेंगे डायामैग्नेटिक ब्लू कलर का है, डीऑक्सी हेमोसाइनिन है वो डायामैग्नेटिक कलरलेस होगा। अब देखो हेमरथीन की अगर मैं बात करता हूं तो हेमरथीन की अगर मैं बात की तो हेमरथीन में भी दोनों क्या है, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक होगा तो दोनों ही क्या होंगे, ESR जो होगा वो इनएक्टिव होगा, ESR इनएक्टिव होगा दोनों ही केसेस में। इसमें भी ESR इनएक्टिव होगा और इसमें भी ESR इनएक्टिव होगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया था, हेमरथीन था और वो हेमोसाइन, ठीक है। सुगंधा ने पूछा है सर ऑक्जी हेमरथीन जैसा हेक्सा कोऑर्डिनेटेड है वैसे ही ऑक्जी हेमोसाइनिन कैसे कोऑर्डिनेटेड है। ऑक्जी हेमोसाइनिन क्या है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड। आप देख सकते हो यहाँ से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, ऐसे आप ये चेक कर सकते हो। मेरे पास ये 2 और ये 3, 5 है, तो 5 कोऑर्डिनेटेड लिगेंड होते हैं कॉपर, ठीक है, जो इस बार गेट में पूछा था, ठीक है, 5 कोऑर्डिनेटेड था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। तो ये हमारा था नॉन हेम आयरन प्रोटीन था, तो हेमोसाइनिन में हमने देख लिया और हेमरथीन भी, ठीक है। अब देखो यहाँ हमने 4 केसेस पढ़े थे, 4 केस, एक हेमोसाइनिन पढ़ा, हेमरथीन पढ़ा, मायोग्लोबिन पढ़ा और हीमोग्लोबिन। अगर चेक किया जाए कि भाई कौन कौन से पैरामैग्नेटिक होते हैं, कौन डायामैग्नेटिक होता है, तो यहाँ आपका ओनली फॉर इतने जो 4 केसेस पढ़े हैं इसमें से अगर इसकी समरी देखें तो हम कहेंगे भाई जो डीऑक्सी मायोग्लोबिन है, डीऑक्सी मायोग्लोबिन और ऑक्सी मायोग्लोबिन है ना, सॉरी, डीऑक्सी मायोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये दोनों ही बस क्या है, पैरामैग्नेटिक है। उसके अलावा बचे हुए सभी के सभी क्या है, डायामैग्नेटिक। यही बस 2 क्या है भाई, पैरामैग्नेटिक है, बचे हुए तो सारे डायामैग्नेटिक है। अभी तक जो हमने हर एक में 2-2 पढ़े तो 8 केसेस पढ़े, तो 8 केसेस के अंदर बस जो डीऑक्सी हेमायोग्लोबिन है और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये दोनों ही केस बस क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। बचे हुए तो सारे के सारे क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक ही होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारा नॉन हेम प्रोटीन्स खत्म होता है यहाँ पर। तो यहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भाई फटाफट पूछ सकते हो, ठीक है, फटा जल्दी पूछना। अगर किसी की प्रॉब्लम नहीं है तो बता देना कि सर नहीं है हमारी प्रॉब्लम, तो आगे बढ़ो, ठीक है। बताओ भाई कोई प्रॉब्लम हो तो।
ओके नहीं है। ओके आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो होगा मेटलो एंजाइम। तो मैंने कहा एक तो जो क्वेश्चन पूछा था वो हेमोसाइनिन से पूछा था, जो मैंने बता ही दिया क्या पूछा था क्वेश्चंस। दूसरा गेट में अभी जो इस बार गेट का हुआ था उसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा था मेटलो एंजाइम। जो देखो 4 मार्क्स की अगर बायो इनऑर्गेनिक पूछी गई तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं 4 मार्क्स। आपका क्वांटम के 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बायो इनऑर्गेनिक छोटी यूनिट होती है, क्वांटम बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो उसमें भी देखो 2-3 एक क्वेश्चन पूछे तो इसमें 2, तो बहुत ज्यादा प्रेफरेंस हो जाता है बायो इनऑर्गेनिक का। ठीक है, एक मेटलो एंजाइम से क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो होगा मेटलो एंजाइम। मेटलो एंजाइम, तो देखो मेटलो एंजाइम की अगर बात करें कि सबसे पहले किसको कहा जाता है मेटलो एंजाइम, तो मेटलो एंजाइम की बात करें तो हम कहेंगे कि भाई जब हमारे पास एक मेटल होगा और उसके पास क्या होंगे एंजाइम्स। तो एंजाइम एक्चुअल में होते क्या है, प्रोटीन चेन ही होते हैं। तो इसका मतलब कि हमारे पास एक तो मेटल होगा और दूसरा क्या होगा, प्रोटीन चेन। एंजाइम होती क्या है, प्रोटीन चेन ही होती है। तो एक प्रोटीन होगा और क्या होंगे मेटल। तो हम क्या कहेंगे मेटल एंजाइम किसको कहते हैं, द कॉम्बिनेशंस ऑफ मेटल एंड ए प्रोटीन चेन, दिस इज कॉल्ड मेटल एंजाइम। तो मेटल और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से जो मिलकर बनेगा उसे क्या कहेंगे, मेटलो एंजाइम का नाम देंगे। तो मेटलो एंजाइम जैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये मेटल है और ये इसके पास इसके सराउंडेड में क्या जुड़े रहेंगे, वही प्रोटीन चेन जुड़ी रहेंगी इस टाइप से। तो इससे क्या, ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे, मेटलो एंजाइम। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन चेन है, तो इनको क्या कहेंगे, मेटलो एंजाइम का नाम देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेटलो एंजाइम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला मेटलो एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ठीक है, पहला मेटलो एंजाइम आता है। देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता क्या है, तो सबसे पहले बात करें जितने भी मेटलो एंजाइम होते हैं उनके 2 ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। पहला कि उसका फंक्शन कैसा है, मतलब वो दिखता कैसा है, मतलब जैसे फंक्शन मतलब स्ट्रक्चर कैसी है उसकी, सॉरी पहला उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ज्योमेट्री कैसी है, मतलब दिखता कैसा है, उसकी फोटो कैसी नजर आती है, ठीक है ना। दूसरा उसके ऊपर उसका फंक्शन के बारे में कि वो काम क्या करता है। पहला वो दिखता कैसा है, दूसरा वो काम क्या करता है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला जैसे हम कैसी स्ट्रक्चर होगी तो उससे रिलेटेड ही, तो यहाँ जिंक मेटल होता है जो +2 ऑक्सीडाइज। मैंने कहा जितने भी मेटल एंजाइम होंगे उन 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो दिखता कैसा है, मतलब उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, दूसरा वो काम क्या करता है, उसका फंक्शन क्या होगा। तो मैंने कहा जिंक मेटल आयन होता है और इस मेटल आयन के साथ 3 तो स्टडीन यूनिट जुड़ी होती है और एक क्या जुड़ा होता है भाई, वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है ये स्ट्रक्चर कहलाती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की, जो जिसकी स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल। मतलब जिंक कहीं पर भी कोई भी कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो वो ऑलवेज क्या बनाएगा भाई, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही बनाएगा। कहीं पर भी अगर कोई भी मेरा जिंक मेटल कॉम्प्लेक्स बनाता है तो वो हमेशा एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा, आपको कहेगा कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के अंदर कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। तो हम क्या कहेंगे, कौन सा मेटल होगा, जिंक मेटल आयन होगा। वो कहेगा कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो मैं कहूंगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। कहेगा कितनी प्रोटीन चेन जुड़ी रहेंगी, तो मैं कहूंगा स्टडीन चेन कितनी जुड़ी रहेंगी, तो मैं कहूंगा 3 स्टडीन यूनिट जुड़ी रहेंगी और एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा रहेगा। कहते हैं उसकी ज्योमेट्री क्या है, तो हम क्या कहेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। ये इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा यहाँ ये मैंने कहा दिखता कैसा है, तो हमने बता दिया भाई टेट्राहेड्रल जैसा दिखता है। दूसरा इसका फंक्शन, इसका ये काम क्या करता है, ये काम क्या करता है। ठीक है, तो काम क्या करता है, ये क्या करता है, डिहाइड्रेशन तो करता है कार्बोनिक एसिड का और हाइड्रेशन करता है CO2 का। तो मैं कहूंगा इट कैटलाइज
dehydrations of CO2 and dehydrations of carbonic acid. हाइड्रेशंस ऑफ CO2 एंड डिहाइड्रेशंस ऑफ कार्बोनिक एसिड। ये क्या करता है? कार्बोनिक एसिड का तो हाइड्रेशंस करता है और डिहाइड्रेशन किसका करता है? आपको कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड होता क्या है? H2CO3 होता है भाई। क्या होता है? H2CO3 होता है। इसको चलाओगे? ये क्या होता है? कार्बोनिक H2CO3 होता है। ठीक है, अब जैसे आपको मैंने कहा या तो लैंग्वेज की फॉर्म में लिख देगा, कहेगा भाई कि कौन से फंक्शन, कौन सा कार्बोनिक, कौन सा मेटल एंजाइम होगा जो क्या करता है? CO2 का तो हाइड्रेशन करता है एंड डिहाइड्रेशन करता है कार्बोनिक एसिड का। या फिर आपको क्या कह देगा? रिएक्शन की फॉर्म में पूछ लेगा, या फिर क्या करेगा? रिएक्शन की फॉर्म में पूछ लेगा। कहेगा CO2 प्लस H2O मिलकर के रिएक्शन हो रही है और क्या बनाता है? H2CO3। तो देखो CO2 का तो हाइड्रेशन हो गया, तो क्या बना? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड बन गया और ये कार्बोनिक एसिड वापस डिकम्पोज होकर क्या देगा हमें? CO2 प्लस H2O देगा। तो ये हमारा क्या हो गया? तो या तो ये रिएक्शन की फॉर्म में दे सकता है या फिर आपको लैंग्वेज की फॉर्म में दे सकता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां कैसे बना होगा ये कार्बोनिक एसिड की बात करें तो यहां देखो, इस बार जैसे गेट के अंदर क्वेश्चंस पूछा था, तो गेट के अंदर क्या दिया हुआ था भाई? गेट के अंदर आपको सारे के सारे रिएक्शन की फॉर्म में दे रखे थे और उसके साइड में मेटल एंजाइम का नाम लिख रखा था और कहा था मैच ऑफ द फॉलोइंग करो, उनको मैच करो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दोनों चीजों। कैसे कार्बोनिक CO2 जो है वो कार्बोनिक एसिड में कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, तो देखो समझते हैं भाई। जैसे मेरे पास कोई भी मेटल होता है, जैसे कोई भी मेटल है, वो जब किसी H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो मैं कहूंगा भाई ये मेटल जो आयन होगा, मेटल आयन होगा, ये मेटल आयन इस H2O के साथ क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेटेड हो जाएगा, मतलब इसके लोन पेयर होंगे, इस मेटल आयन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में डोनेट कर देंगे। तो बन क्या जाएगा? मैं कहूंगा मेटल आयन और यहाँ ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन और यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब यह इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना नहीं पाएगा, तो यहां से क्या कर देता है? एक मेरे पास प्रोटॉन को डीप्रोटोनेट कर देता है, तो यहां से H प्लस लीव कर जाएगा और क्या बन जाएगा? मेटल आयन और आपका OH, यही बन जाता है। तो देखो अगर कोई भी ये H प्लस दे रहा है, अगर हम ब्रोंस्टेड की कुछ बातें देखें कि ब्रोंस्टेड एंड लोरी ने एसिड और बेस के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी थी, उन्होंने कहा था कि ब्रोंस्टेड और लोरी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि एसिड आप उसको कहोगे जो H प्लस का डोनेट करता है और बेस आप उसको कहोगे जो H प्लस एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या कर रहा है? ये H प्लस निकाल रहा है और H प्लस निकाल रहा है, तो यहां से आप देख सकते हो इसका मतलब ये H2O के साथ जब मेटल कनेक्ट होता है, H2O के साथ जब मेटल जुड़ा है तो वो H प्लस का लॉस कर रहा है, मतलब आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है। कौन है? मेटल आयन। कोई भी मेटल आयन जब H2O के साथ कोऑर्डिनेटेड होता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है भाई? इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर जो आपका जिंक मेटल है जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसके साथ 3 स्टडीन यूनिट जुड़ी हुई है, और ये आपका जैसे ही यहां पर H2O जुड़ता है तो ये H2O क्या है? आपका जैसे ही कोऑर्डिनेट होगा इस जिंक +2 मेटल आयन के साथ, तो इस H2O की एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी और जैसे ही इंक्रीज होगी तो यहां से आपका H प्लस का लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये H2O की क्या बढ़ गई? मेटल कनेक्ट होने से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ, और जैसे ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ी तो यहाँ से H प्लस का लॉस हो गया और H प्लस का लॉस होने के बाद यहाँ बन क्या जाएगा? आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये आपका लोन पेयर रह जाएगा। ठीक है,
ये क्या होती है, इसकी एक्टिव साइट होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की। एग्जाम में आपसे कहेगा क्या जिंक मेटल आयन क्या उसकी एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट का मतलब ये हुआ कि उस CO2 को, जैसे मैंने कहा हाइड्रेशन करता है CO2 का, एंड डिहाइड्रेशन होता है कार्बोनिक एसिड। इस CO2 को कार्बोनिक एसिड में पहुंचाता कौन है, तो उसके लिए एक्टिव साइट होगा, किसी ना किसी जगह वो बाइंड हुआ होगा। तो हम इस एंजाइम के साथ, तो मैं कहूंगा उस कहेगा कि भाई ये जो एंजाइम है क्या इसकी एक्टिव साइट जिंक मेटल है या डीप्रोटोनेटेड हाइड्रोजन OH है, या मैं कहूं हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये जो मेरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये इसकी एक्टिव साइट होती है, ध्यान रखना है भाई। ये क्या होती है, इसकी एक्टिव साइट होती है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जैसे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहां से बनता है तो ये मेरा CO2 जो होता है ये क्या करता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है। ये किसकी तरह बिहेव करता है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो ये अपना लोन पेयर इस CO2 को डोनेट करता है और यहां से बॉन्डे शिफ्ट हो जाता है, तो बन क्या जाता है जिंक +2 मेटल आयन, और यहाँ OH और C डबल बॉन्ड O, यहां से क्या बन जाएगा O-, और 3 स्टडीन यूनिट जुड़ जाएंगी भाई, जो ऑलरेडी जुड़ी हुई है। ये आपका जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होगा इसका एज ए इंटरमीडिएट होता है। ये क्या होगा भाई, ये इसका इंटरमीडिएट होता है। ये इसका O- इसके साथ कनेक्ट भी रहता है, जिंक +2 है तो थोड़ा सा इंटरेक्शन रखता है पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, ठीक है। अब यहां से आपका मैंने कहा CO2 + H2 मिलकर के कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनाते हैं। तो ये CO2 जो होगा अब यहां से क्या करता है, ये H2 आता है, ये जिंक मेटल पे अटैक करता है और यहां से HCO3- को बाहर कर देता है और आपका वापिस एंजाइम बन जाता है HCO3- प्लस जिंक +2 मेटल, एक H2O मॉलिक्यूल, 3 स्टडीन यूनिट। ये आपका वापिस एंजाइम बन जाता है। HCO3 जो आपका H+ निकला था सॉल्यूशन में वो अब क्या ले लेता है, H+ ले लेगा और आपका क्या बन जाता है H2CO3। H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ बातें थी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम से रिलेटेड, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जा सकता है मैकेनिज्म से रिलेटेड। पहला तो क्या कहेगा कि इसकी एक्टिव साइट क्या है, तो मैं कहूंगा इसकी एक्टिव साइट ये होगी हाइड्रोक्सिल डी प्रोटोन, जो H+ निकलने के बाद जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनता है तो इसकी एक्टिव साइट होगी, जिंक मेटल नहीं होगा एक्टिव साइट। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे ये कह सकता है कि इंटरमीडिएट क्या होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम में, तो ये क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि बताओ ये कैसा कौन सा एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, कैसा ये हो रहा है। तो देखो कोई भी चीज यहाँ अगर मैं इसकी मैकेनिज्म में चेक करूं तो ये एंजाइम इस CO2 में ऐड हो रहा है, या मैं ये कहूं ये CO2 इस एंजाइम के अंदर ऐड हो रही है। तो इसका मतलब जो मैकेनिज्म हो रहा है इसमें एक एडिशन हो रहा है। चाहे मैं देखो यहाँ दोनों जुड़ रहे हैं, मतलब दोनों जुड़ करके ये बन रहा है इंटरमीडिएट, तो इन दोनों का क्या हुआ, एडिशन हुआ है। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है वो किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, मतलब एंजाइम के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है या इलेक्ट्रोफाइल मतलब CO2 के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। देखो यहाँ जो CO2 काम कर रहा है वो किस तरह काम कर रहा है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, और ये जो एंजाइम बात कर रहा है ये एंजाइम एज ए न्यूक्लियोफाइल बात कर रहा है, ठीक है। ये एंजाइम यहाँ क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ये CO2 आपका क्या है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है। तो इन दोनों अगर वो कह देता है कि बताओ एंजाइम के रेस्पेक्ट में बताओ एक ऐसा एडिशन है, तो हम कहेंगे एंजाइम के रेस्पेक्ट में बात करेगा तो मैं कहूंगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, क्योंकि एंजाइम किस तरह बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अगर कह देता है CO2 के रेस्पेक्ट में बताओ कि ये एंजाइम CO2 के रेस्पेक्ट में बताओ कि इसका कौन सा एडिशन है, तो CO2 कैसा है, CO2 के रेस्पेक्ट में बात करेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है। एंजाइम के रेस्पेक्ट में अगर बात करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ठीक है। तो ये हमारा था कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम। सेकेंड मेटल एंजाइम होगा वो होगा कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम, ठीक है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम। देखो यहाँ कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो भाई।
समीम कह रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से पैरामैग्नेटिक में क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा समीम, ठीक है, नो डाउट। जैम में आया था समीम, इस बार आया था कि जैम में कार्बोनिक एनहाइड्रेज आया था कि समीम? कार्बोनिक एनहाइड्रेज जैम में पिछले 2 साल से क्वेश्चन पूछ रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज से। तो जैम के अंदर पिछले 2 साल से कार्बोनिक एनहाइड्रेज पे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा था। इस बार भी क्या बताया हो? आएगा, क्यों नहीं आएगा मनोज? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल आएगा भाई, ठीक है, यहाँ लगा ले पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कोई इससे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हो यहाँ, ठीक है, पर कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में दिखा रखा है, जैसे आप इस टाइप से दिखाते हो इस चीज को, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हम, कोऑर्डिनेटेड जब फॉर्म में ये कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड दिखाया जाता है, ठीक है, अगर आप कोवेलेंट फॉर्म में दिखाओगे तो बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम है तो? ग्राफ बना के दिया था, एक ही क्वेश्चन था बाय इनऑर्गेनिक का, वही आया था समीम, पैरामैग्नेटिक आया था, अच्छा, एक ही क्वेश्चन बाय इनऑर्गेनिक का वही आया था, ग्राफ बना के दिया था। कैसा क्वेश्चन था देखो, मैंने देखा नहीं है, एक बार आप क्वेश्चन दिखाओगे तभी पता चलेगा समीम, ठीक है, वो आपकी आंसर शीट जब रिलीज होगी तभी पता चलेगा भाई कैसा क्वेश्चन था। पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम से आया है, तो पिछले 2 साल से लगातार कंटिन्यू कार्बोनिक एनहाइड्रेज पे ही पूछा जा रहा था, इस बार भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज पे ही पूछा गया है। तो पिछले 3 साल से आप पिछले 2 साल के देखोगे तो उसमें भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज पूछा था, इस साल भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज, मतलब कंटिन्यू 3 साल से कार्बोनिक एनहाइड्रेज पे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा होगा वो कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम होगा, ठीक है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम की बात करें तो मैंने कहा 2 जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला वो कैसा दिखता है और दूसरा उसकी स्ट्रक्चर जो में फंक्शन कैसा, वो काम क्या करता है। तो इसकी स्ट्रक्चर भी वैसी होगी टेट्राहेड्रल, मतलब यहाँ पर भी जिंक +2 मेटल होगा, और जिंक +2 मेटल होगा तो 3 स्टडीन, जो वहां कार्बोनिक एनहाइड्रेज के अंदर 3 स्टडीन थी, यहाँ 2 स्टडीन होती है और एक आपका ग्लूटामिक एसिड होता है, GLU ग्लूटामिक एसिड, वहां पर भी एक वोटर जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर भी एक वोटर जुड़ा होता है। मैंने कहा जिंक मेटल जब भी जुड़ता है तो हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, तो यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही बनी रहती है, ठीक है। ये आपकी इसकी स्ट्रक्चर होती है कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम की। वही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा मेटल होगा, तो हम कहेंगे जिंक मेटल होता है, यहाँ 2 स्टडीन और एक ग्लूटामिक एसिड जुड़ा होता है। स्टडीन जो होता है वो नाइट्रोजन एटम से बाइंड रहता है, वो नाइट्रोजन इमिडाजोल रिंग में प्रेजेंट होता है। ग्लूटामिक की बात करें तो ग्लूटामिक में हम कहेंगे ऑक्सीजन एटम से बाइंड रहता है, और H2 में तो ऑक्सीजन से है ही बाइंड, ठीक है। अब ये काम क्या करता है, तो ये क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करने का काम करता है। किसी भी प्रोटीन चेन में पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करता है, तो ये क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फंक्शन में क्या काम करता है, ये इसका फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मान लो मेरे पास ये पेप्टाइड चेन है, सबसे पहले मैं बता दूं कि पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, तो उसमें कौन से पेप्टाइड बॉन्ड कौन से तरफ से, सी टर्मिनल की तरफ से करता है, ठीक है, सी टर्मिनल की तरफ से, सी टर्मिनल। और जहां पर भी बल्कीनेस होगा, सी टर्मिनल की तरफ से बल्कीनेस होगा या कोई भी एरोमेटिक सिस्टम होगा, उस तरफ से यहां सबसे पहला क्लीव करेगा, मतलब सी टर्मिनल में जो लास्ट वाला होगा, एक तरह से वही एमिनो एसिड क्या होता है, यहाँ हाइड्रोलाइसिस होता है। तो जैसे मेरे पास ये प्रोटीन चेन है, जैसे ये R1 कह दिया, ये R2 हो गया, ये इस टाइप से मेरे पास कोई प्रोटीन। तो देखो यहाँ
मेरे पास मैंने कहा R2 जो है वो हमारा क्या है, वो हाईली स्टेरिक हिंड्रेंस है एज कंपेयर टू R1। तो जो R2 होगा, जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी वही पेप्टाइड बॉन्ड क्या हो जाएगा, क्लीव हो जाएगा, और वही पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो मेरा पेप्टाइड बॉन्ड है, जैसे R2 है R1 के कंपैरिजन में, पर जैसे ये पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, ये हो गया, तो ये सी टर्मिनल की तरफ सवालिक तोड़ेगा, मतलब यहां से क्लीव कर देगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ से आपका, कि आपके पास C डबल बॉन्ड ONH CHR1 C डबल बॉन्ड ONH, यहाँ से CHR2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से हाइड्रोलाइसिस होगा, तो ये OH माइनस और ये H2 हो जाएगा, तो यहाँ से अटैक कर देगा, प्लस यहाँ से क्या बन जाएगा, ये NH2, और ये आपके पास इस साइड में प्रोटीन चेन रह जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपली हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। और इसी का ही कार्बोक्सिलोपेप्टिडेज एंजाइम है, इसी का एक दूसरा नाम बोला जाता है एक्सोपेप्टिडेज भी कहते हैं, एक्सोपेप्टिडेज भी बोला जाता है इसी को। इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है, एक्सोपेप्टिडेज बोला जाता है। ठीक है, इसी का ही दूसरा नाम क्या होता है भाई, एक्सोपेप्टिडेज। नेक्स्ट हमारा मेटलो एंजाइम होगा, वो होगा LADH। LADH क्या होता है, LADH होता है लीवर एल्कोहल। LADH जो होता है वो क्या होता है, लीवर एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। क्या होगा, लीवर एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, लीवर एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, इसका फुल नाम होता है लीवर एल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है LADH। ठीक है, तो जो LADH होता है ये भी एक मेटल एंजाइम होगा, और इसमें के पास भी एक जिंक मेटल ही प्रेजेंट होता है, जिंक मेटल आयन ही प्रेजेंट होगा, इसके पास भी जिंक मेटल आयन ही प्रेजेंट होगा। जैसे वहां पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज की बात करो या कार्बोक्सीपेप्टिडेज की बात करते हैं, तो वहां पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता था, तो यहाँ पर भी एक वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा होता था। वहां कार्बोक्सीपेप्टिडेज की बात करो या कार्बोनिक एनहाइड्रेज की बात करते हैं, तो वहां 3 स्टडीन यूनिट होती थी, कार्बोक्सीपेप्टिडेज के अंदर 2 स्टडीन यूनिट होती है, और यहाँ LADH के अंदर 1 स्टडीन यूनिट होती है। वहां क्या हो जाता है, 2 स्टडीन के साथ एक ग्लूटामिक आ जाता है, यहाँ 1 स्टडीन के साथ 2 सिस्टीन यूनिट आ जाती हैं। अब ये सिस्टीन भी एक एमिनो एसिड होता है, इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो भी टेट्राहाइड्रल होगी। अब तुमसे आपको ये तो पता है कि स्टडीन अगर मेटजिन के साथ जुड़ता है तो वो नाइट्रोजन एटम्स के साथ कनेक्ट रहता है, बट सिस्टीन जो होता है वो कौन से एटम के साथ कनेक्ट रहेगा, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो हमें उसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। सबसे पहले जैसे मेरे पास ये कोई प्रोटीन चेन है, जैसे ये कोई प्रोटीन चेन है, हम कहते हैं कि भाई यहाँ जो R ग्रुप लगा रखा है, ये R ग्रुप जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे वैसे उस प्रोटीन का नाम भी चेंज होता जाएगा, मतलब उसके साथ जो एमिनो एसिड कनेक्ट होगा। तो यहाँ जैसे स्टडीन था तो मैंने कहा था CH2 इमिडाजोल रिंग जुड़ी होती है। अगर आपके पास ग्लूटामिक होता है तो CH2CH2COOH होता है, एस्पर्टिक एसिड होता है तो एक CH2 कम होता है तो CH2COOH होता है। ऐसे ही यहाँ अगर सिस्टीन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ CH2SH जुड़ा अगर होता है तो इसे क्या कहते हैं, सिस्टीन कहते हैं, CH2SH। और ये जो सल्फर होता है ये इस जिंक मेटल के साथ ना, जिंक मेटल के साथ क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। मतलब सीधा सा मतलब हम क्या कहेंगे, जब भी सिस्टीन जुड़ता है तो उसका सल्फर एटम जो होगा वो मेटल आयन के साथ जुड़ा हुआ होता है। उसका सल्फर आयन जो होगा, सल्फर एटम होगा वो क्या होगा, उस मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेटेड रहेगा, एक कनेक्ट रहेगा। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसका फंक्शन की अगर मैं बात करूं, LADH का जो फंक्शन होता है वो क्या होगा, फंक्शन की अगर बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, इसका फंक्शन की बात करूं तो मैं कहूंगा कि ये जो फंक्शन होता है प्राइमरी एल्कोहल को तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन के अंदर कन्वर्ट करता है। तो मैं कहूंगा ये क्या करेगा, प्राइमरी एल्कोहल को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर, सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन के अंदर कन्वर्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ NAD+। NAD+ क्या होता है, क्या होता है, निकोटीन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंजाइम होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मेरे पास मैंने कहा अगर प्राइमरी एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल किस में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी एल्कोहल
को किस में कन्वर्ट करता है भाई, कीटोन के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो प्राइमरी एल्कोहल फॉर एग्जांपल में बात करें कि ये मेरे पास कोई एल्कोहल है, ये आपका प्राइमरी एल्कोहल है। ठीक है, और ये जो एल्कोहल है ये इसकी प्रेजेंस डाली जाती है, चाहे प्राइमरी एल्कोहल हो सेकेंडरी, NAD प्लस एंजाइम रखा जाता है। NAD प्लस क्या होता है, N का मतलब होता है निकोटीन, A का मतलब निकोटीनेमाइड होता है, और ये जो होता है A का मतलब एडेनाइन होता है, D का मतलब होता है डाइन्यूक्लियोटाइड। तो निकोटीनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, LADH एंजाइम में, LADH, और ये क्या बना देता है आपको, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। इसको कैसे कन्वर्ट करता हुआ, सबसे पहले ये अपने लोन पे यहाँ फोर्स करके इस H+ को निकाल देते हैं, H- को। तो ये जो H- निकलता है किस फॉर्म में निकलता है, हाइड्राइड की फॉर्म में निकलता है, और ये H- किसके पास चला जाता है, NAD+ के पास चला जाता है, और यहाँ से क्या बन जाता है, NADH का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से RC≡OH पॉजिटिव और पॉजिटिव। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना नहीं सकता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेट हो जाएगा, मतलब H+ का लॉस हो जाएगा। तो देखो आपसे ये कह सकता है कि बताओ वो कौन सा मेटलो एंजाइम होगा जिसके अंदर हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है और प्रोटॉन का लॉस होता है। हाइड्राइड का ट्रांसफर होने का मतलब क्या है कि देखो यहां से ये H- निकला, H- एल्कोहल के पास था, किसके पास चला गया, NAD+ के पास चला गया, NADH बन चुका है। तो ये हाइड्राइड का तो ट्रांसफर हो गया, और जबकि प्रोटॉन का देखो यहाँ लॉस हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, वो कौन सा मेटलो एंजाइम होगा, आपसे कह सकता है कि वो कौन सा मेटलो एंजाइम है जिसमें हाइड्राइड का तो ट्रांसफर होता है और प्रोटॉन का लॉस होता है। तो मेटलो एंजाइम कौन सा होगा, LADH मेटलो एंजाइम होगा, जिसमें हाइड्राइड का तो ट्रांसफर हुआ है, प्रोटॉन का लॉस हुआ है। तो मेटलो एंजाइम का नाम क्या होगा, LADH। LADH मेटलो एंजाइम के अंदर क्या हो रहा है भाई, यहां से प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जा रहा है, सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो अभी तक मैंने जितने भी मेटल एंजाइम लिए हैं, 3 मेटल एंजाइम पढ़े हैं, तीनों के तीनों ही मेटल एंजाइम के अंदर जिंक मेटल ही प्रेजेंट होता है। आखिर क्यों होता है जिंक मेटल, ऐसी क्या खास प्रॉपर्टी होती है इस जिंक मेटल के साथ, इस जिंक मेटल के अंदर क्या खास प्रॉपर्टी होती है कि जिंक मेटल ही प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन की फॉर्म में इसके लिख लेंगे कि क्यों ये खास होता है, क्या ऐसी प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर। तो क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेंगे, मैं बोल देता हूं कि नेचर है चूज, क्वेश्चन की फॉर्म बना करके लिख लेंगे भाई, नेचर है चूज जिंक +2 मेटल आयन, नेचर है चूज जिंक +2 मेटल आयन, जिंक +2 मेटल आयन, नेचर है चूज हाँ भाई लिखेंगे। देखो मैं बोल देता हूं क्वेश्चन क्या था, नेचर है चूज जिंक +2 मेटल आयन एट द एक्टिव साइट ऑफ मैनी हाइड्रोलिटिक एंजाइम, नेचर है चूज जिंक +2 मेटल आयन एट द एक्टिव साइट ऑफ मैनी हाइड्रोलिटिक एंजाइम बिकॉज फर्स्ट पॉइंट डाल करके लिखेंगे, जिंक इज ओनली in +2 oxidation state, zinc is only +2 oxidation state, zinc is only in +2 oxidation state। मतलब आपके पास जो जिंक मेटल आयन है, ये जो जिंक मेटल आयन है ये ओनली फॉर एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, और वो किस में एग्जिस्ट करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वो किस में एग्जिस्ट करता है भाई, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, दूसरा पॉइंट करके लिखेंगे कि इट इज रेडॉक्स इनएक्टिव, मतलब रेडॉक्स इनएक्टिव होने का मतलब क्या है, मैंने कहा इट इज रेडॉक्स इनएक्टिव। रेडॉक्स इनएक्टिव होने का मतलब क्या है यहाँ,
कि रेडॉक्स इनएक्टिव होने का मतलब है कि अगर ना ही इसके अंदर ऑक्सीडेशन होगा ना ही रिडक्शन होगा, क्योंकि ये जो जिंक मेटल आयन है ये ओनली फॉर एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, और वो कौन सी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये ना तो +3 में जा सकता है ना ही +1 में आ सकता है। तो ये क्या होगा, रेडॉक्स इनएक्टिव होगा, मतलब किसी के साथ भी नॉर्मली रिएक्शन से में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी इसमें होगी कि जिंक जो मेटल आयन होगा वो ओनली फॉर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री रखता है, मतलब इनकी ज्योमेट्री भी आप चेंज नहीं हो सकती है, चाहे वो कैसे ही लिगेंड के साथ जुड़ा रहे, ओनली फॉर ये एक ही ज्योमेट्री बनाएगा, वो कौन सी होगी, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। और नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे इसमें, इट इज ए गुड लुईस एसिड, कि एक लुईस एसिड की अगर बात करें तो जिंक मेटल आयन होता है कि अच्छा लुईस एसिड होता है, बहुत अच्छा लुईस एसिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या होगा, इट इज ए बॉर्डरलाइन एसिड होता है, बॉर्डरलाइन हार्ड एसिड, इट इज ए बॉर्डरलाइन हार्ड एसिड। बॉर्डरलाइन हार्ड एसिड का मतलब क्या हुआ कि कुछ स्पेसिफिक एंजाइम के साथ ही ये प्रोटीन्स के साथ ही बाइंड कर रहा होगा, जैसे हिस्टडीन हो गया, सिस्टीन हो गया, एस्पर्टिक हो गया, ग्लूटामिक हो गया, इस टाइप से। तो आपसे ये इस टाइप की स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा कि इसमें यहाँ कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इस टाइप के आप स्टेटमेंट दे तो आपको ध्यान रखना है कि जिंक मेटल एंजाइम में क्या क्या होगा, कि बॉर्डरलाइन हार्ड एसिड होगा, ठीक है, गुड लुईस एसिड होगा, तीसरी टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री बनाएगा, ओनली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, रेडॉक्स इनएक्टिव होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है भाई। सर पिंकी क्या पूछना चाह रही हो, सर एसिडिटी 3 नंबर में इक्वल होगी क्या, एसिडिटी 3 नंबर मतलब पिंकी क्या कहना चाह रही, मैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। तुम कहना चाह रही हो कि सर एसिडिटी 3 नंबर में इक्वल होगी, कौन से 3 नंबर की बात कर रहे हो आप, का एसिडिटी की तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने कहा कि अगर H2O के साथ आपका जो भी मेरे पास मेटल होता है, जब मेटल H2O के साथ कोऑर्डिनेट करता है तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, उसकी एसिडिटी, कोई भी मेटल आयन किसी भी वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेट होता है पिंकी, तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं करते, अलग अलग मेटल एंजाइम है, ठीक है। कुछ और चीज पूछना चाह रहे हो तो बता सकती हो आप, ओके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेटल एंजाइम की तरफ। देखो नेक्स्ट मेटल एंजाइम की अगर मैं बात करता हूं तो हमारा नेक्स्ट मेटल एंजाइम होगा पर ऑक्सीडेज। जो फोर्थ मेटल एंजाइम होगा वो पर ऑक्सीडेज होगा, पर ऑक्सीडेज मेटल एंजाइम, पर ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक है। अब देखो पर ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है, तो पर ऑक्सीडेज के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जिंक मेटल ना होकर के क्या होता है भाई, आयरन मेटल। मैंने कहा 2 ही जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर कैसी है और दूसरा उसका फंक्शन क्या है, मतलब दिखता कैसा है और काम क्या करता है, ठीक है। तो पहला मैंने कहा आयरन मेटल होता है इसके अंदर, ठीक है, और ये आयरन मेटल के साथ यहाँ पोरफायरिन रिंग जुड़ी होती है, पोरफायरिन, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है इसके अंदर हेम ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है। हेम ग्रुप किसको कहते थे, जिसके अंदर आयरन मेटल प्रेजेंट हो और पोरफायरिन रिंग हो, तो उसे क्या कहेंगे, हेम ग्रुप। तो ये मेरे पास हेम ग्रुप होता है, और इसके 5th कोऑर्डिनेटेड साइट पे स्टडीन मॉलिक्यूल जुड़ा होता है और 6 कोऑर्डिनेटेड साइट पे H2O मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है। ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, पर ऑक्सीडेज मेटल एंजाइम की। ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, पर ऑक्सीडेज मेटल एंजाइम की होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ सबसे पहला पॉइंट मैंने कहा कि ये क्या होता है आपका पर ऑक्सीडेज जो मेटल एंजाइम होता है, ये क्या है, यहाँ हेम ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर क्या रहेगा, हेम ग्रुप क्या होगा भाई, प्रेजेंट रहेगा, हेम ग्रुप होगा। दूसरी चीज, ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, 6 कोऑर्डिनेटेड लिगेंड है, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। ऑक्टाहेड्रल होगा, देखो यहाँ स्टडीन नाइट्रोजन और H2 जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन मैंने कब बताया, जब मेरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा रहेगा, मतलब थर्ड पीरियड या उसका कोई एलिमेंट जुड़ा रहे, या आपके पास कोई जिसके पास पाई बॉन्ड हो वो जुड़ा रहे, तो ये मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ आपका ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है। ये बातें अब इसका फंक्शन की अगर मैं बात करूं कि दिखता कैसा है, इसका ना इस काम क्या है, सॉरी फंक्शन की बात करूं, नेक्स्ट पे लिख देता हूं, ठीक है। इसका फंक्शन की अगर मैं बात करूं
ठीक है। तो फंक्शन में क्या होगा कि ये काम क्या करता है, तो ये क्या करता है, किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करता है इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो मैं क्या कहूंगा, ये क्या करता है, किसी भी कंपाउंड इट कैटलाइज द ऑक्सीडेशंस ऑफ किसका करता है, एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशंस करता है इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करता है। मैंने कहा या तो आपको लैंग्वेज की फॉर्म में लिख के दे सकता है या फिर रिएक्शन बना करके, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कह देगा कि ये AH2 मॉलिक्यूल है और इसकी रिएक्शन H2O2 की प्रेजेंस में हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, तो यहां से क्या बन जाता है, A+ में 2H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस टाइप की रिएक्शन दे देगा तो कहेगा कि कौन सा मेटल एंजाइम, तो मैं क्या कहूंगा, ये परऑक्सीडेज मेटल एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन कंप्लीट हो रही होगी या कन्वर्जन हो रहा है। तो देखो यहाँ ऑक्सीडेशन कहते किसको, मैं ऑक्सीडेशन कहते हैं या तो मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन का ऐड, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या कहोगे, तो मैं कहूंगा या तो हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना, तो उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन कह देंगे। तो यहाँ देखो ये मेरे पास AH2 मॉलिक्यूल है और किसमें कन्वर्ट हो चुका है, A के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन हटा होगा और हाइड्रोजन हटा है तो उसका मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडेशन कैसे कन्वर्ट हुआ होगा, तो सबसे पहले मैं कहूंगा मेरे पास ये Pr है, ये पोरफायरिन है और आयरन +3 है। ठीक है, इसके साथ सबसे पहला H2 जो आपका O2 था, H2O2 वो क्या होगा, डिकम्पोज हुआ होगा, मतलब टूटा होगा H2O प्लस ऑक्सीजन की फॉर्म में, और ये ऑक्सीजन इसके साथ आयरन के साथ बाइंड हो जाएगा तो बन क्या जाएगा, पोरफायरिन आयरन +4 और डबल बॉन्ड O। ये एज ए इंटरमीडिएट होता है इस परऑक्सीडेज का। और यहां से अब क्या होता है, यहां से AH2 मॉलिक्यूल आता है तो यहां से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, पोरफायरिन आयरन वापिस +3 में आ चुका होता है और आपका ये क्या बन चुका है, H2O प्लस A मॉलिक्यूल। तो इस टाइप से ये क्या बन चुका होता है, A मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो चुका होता है। ठीक है, तो ये पेरोक्सीडेज एंजाइम की कुछ बातें थी, पिछली बार नेट के अंदर इस पेरोक्सीडेज से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा कैटलेज एंजाइम, जो 5th होगा वो हमारा क्या होगा, कैटलेज मेटल एंजाइम। कैटलेज मेटल एंजाइम। ठीक है, कैटलेज में क्या होता है, देखो यहाँ कैटलेज जो होता है परऑक्सीडेज की जैसी मैंने स्ट्रक्चर बताई है, सेम वैसी ही स्ट्रक्चर होती है यहाँ कैटलेज मेटल एंजाइम के अंदर। मतलब बस यहाँ क्या होता है, टेट्रामर प्रेजेंट होता है, टेट्रामर ऑफ परऑक्सीडेज एंजाइम। कि यहाँ जो होता है कैटलेज के अंदर, जो परऑक्सीडेज में ये स्ट्रक्चर जो बनाई थी मैंने, ये स्ट्रक्चर ये किसका चार, मतलब इसका टेट्रामर प्रेजेंट होता है कैटलेज के अंदर। मतलब ऐसी 4 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी किसके अंदर, कैटलेज मेटल एंजाइम के अंदर। तो कैटलेज के अंदर अगर तुमसे कह दिया जाए कि बताओ इसके अंदर कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट होता है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ आयरन मेटल आयन होगा। कह देगा कैटलेज के अंदर जो आयरन मेटल आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो हम कहेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। कह देगा इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, तो हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा। कह देगा क्या कैटलेज के अंदर हेम ग्रुप प्रेजेंट होता है क्या, तो हम कहेंगे बिल्कुल इसके अंदर हेम ग्रुप प्रेजेंट होता है कैटलेज के अंदर। कैटलेज के अंदर क्या होता है, हेम ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ बस सेम स्ट्रक्चर होती है, बस इसका टेट्रामर प्रेजेंट होता है परऑक्सीडेज एंजाइम का। उसका वहां क्या था, परऑक्सीडेज एंजाइम के अंदर इसका फंक्शन जो था वो क्या था, किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करने का काम था।
मतलब यहाँ वहां AH2 मॉलिक्यूल जैसे मैंने लिया तो H2O2 की प्रेजेंस में A प्लस H2O के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये यहाँ क्या करता है, ये H2O2 जो आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है इसका डीकंपोजिशन करता है। इसका फंक्शन क्या होता है भाई, इसका फंक्शन होता है, ये क्या करता है आपका H2O2 जो होता है इसका डीकंपोजिशन होता है और वो किस में कन्वर्ट कर देता है, O2 प्लस में 2H2O के अंदर। ये काम, ये रिएक्शन किसके लिए होता है, कैटलेज, जो इस बार गेट के अंदर भी दे रखी थी। ये रिएक्शन से मैच ऑफ द फॉलोइंग में यही रिएक्शन दे रखी थी, H2O2 का डीकंपोजिशन होकर के O2 प्लस H2O में कन्वर्ट होता है। वो तो कौन सा मेटलो एंजाइम की वजह से होता है, कैटलेज मेटलो एंजाइम, जो इस बार गेट के अंदर गिवन थी ये। ठीक है, तो ये हमारा था कैटलेज। अब नेक्स्ट मेटल एंजाइम की बात करते हैं। यहां पर 6 मेटल एंजाइम, वो होगा हमारा साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450 मेटल एंजाइम। देखो साइटोक्रोम P450 क्या होता है, जैसे आपके पास परऑक्सीडेज था तो या मेरे पास कैटलेज था, तो उसमें आयरन जो था वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। यहां पर भी जो आयरन होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही होगा। बस यहाँ वहां पर भी हेम ग्रुप प्रेजेंट था, मतलब आपका पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट थी। यहाँ पर भी पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका पोरफायरिन रिंग प्रेजेंट होती है। वहां क्या था, 5th कोऑर्डिनेटेड पे स्टडीन था, यहाँ मेरे पास 5th कोऑर्डिनेटेड पे सिस्टीन जुड़ा हुआ होता है। वहां 6 कोऑर्डिनेटेड पे क्या था, H2O मॉलिक्यूल था, यहाँ पर भी 6 कोऑर्डिनेटेड पे H2O मॉलिक्यूल ही जुड़ा होता है। बस एक डिफरेंस होता है कि वहां स्टडीन था और यहाँ क्या होता है, सिस्टीन होता है। यहाँ सिस्टीन है, वहां स्टडीन होता है, बस ये डिफरेंस होता है। इसी डिफरेंस का ही पिछली बार गेट नेट के अंदर क्वेश्चंस पूछा था जून वाले में, तो उसमें कहा था कि भैया मेरे पास जो सिस्टीन, क्या परऑक्सीडेज एंजाइम में 5th कोऑर्डिनेटेड साइट पे क्या स्टडीन जुड़ा हुआ होता है क्या, ये स्टेटमेंट गिवन थी। कहा था करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो गलत स्टेटमेंट थी वो, क्योंकि वहां उसके 5th कोऑर्डिनेटेड साइटोक्रोम P450 के ऊपर क्या जुड़ा होता है, सिस्टीन जुड़ा हुआ होता है, ना कि स्टडीन जुड़ा हुआ होता है। और सिस्टीन जब भी जुड़ेगा तो वो क्या होगा भाई, आपके पास सल्फर एटम से जुड़ेगा, मतलब एक सल्फर एटम से जुड़ेगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, लो स्पिन होगा तो यहाँ ऑक्टाहाइड्रल है, तो हम कहेंगे भाई ये हमारा T2G और ये Eg हो जाएगा। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, आयरन +3 है तो D5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैं कहूंगा लो स्पिन होगा, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये लो स्पिन बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें क्या इसके अंदर हेम ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो हम कहेंगे बिल्कुल इसके अंदर हेम ग्रुप जो होगा वो प्रेजेंट होगा। तो एक तो मेरे पास मायोग्लोबिन में हेम ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक हीमोग्लोबिन में होता है, एक साइटोक्रोम P450 में होता है, एक आपके पास परऑक्सीडेज में होता है, कैटलेज में भी होता है। तो आपसे पूछ सकता है किसके अंदर हेम ग्रुप प्रेजेंट होता है, किसके अंदर हेम ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब कॉम्प्लेक्स कैसा है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी। अब इसका फंक्शन की अगर मैं बात करूं कि इसका फंक्शन कैसा होगा, ये काम क्या करता है, तो अगर मैं फंक्शन की मैं बात करता हूं कि भाई ये काम क्या करता है, तो देखो फंक्शन में मैं क्या कहूंगा, इसके पास सबसे पहले ये क्या करता है, O2 जो मॉलिक्यूल होता है, O2 मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करता है, मतलब यहां से तोड़ देगा और डिसोसिएट करने के बाद एक ऑक्सीजन तो किस में इन्वॉल्व हो जाता है, इंसर्ट कर जाता है CH या C डबल बॉन्ड C के अंदर। एक ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा ये साइटोक्रोम P450 के अंदर, एक ऑक्सीजन तो क्या हो जाएगा, यहां से सबसे पहला काम क्या होता है, डिसोसिएट करना, और डिसोसिएट हो जाएगा तब एक ऑक्सीजन तो यहां इंसर्ट करता है किसके अंदर, या तो CH बॉन्ड के अंदर इंसर्ट करेगा या C डबल बॉन्ड C के अंदर इंसर्ट करेगा, और दूसरा जो ऑक्सीजन होगा वो वाटर में इन्वॉल्व हो जाएगा। वो किस में इन्वॉल्व हो जाएगा, वाटर के अंदर, जो इस बार गेट के अंदर इसी का स्टेटमेंट थी। एक और रिएक्शन जो मैच ऑफ द फॉलोइंग में साइटोक्रोम P450 था, कैटलेज भी था, तो साइटोक्रोम P450 की भी रिएक्शन दे रखी थी, तो आपको पहचानना था कि वहां O2 के साथ रिएक्शन करवा रखी है, और वो O2 एक तो CH बॉन्ड में इंसर्ट कर रहा था, दूसरा CC बॉन्ड में इंसर्ट कर रहा था, C डबल बॉन्ड C के अंदर, और एक ऑक्सीजन किसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, वाटर के अंदर।
तो वो कुछ इस टाइप की रिएक्शंस यहाँ होती है कि आपके पास, जैसे मैंने ये लिख दिया कि ये मेरा R और ये CH, और यहाँ O2 प्लस 2 प्रोटोन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपस में रिएक्शंस कर रहे थे, और रिएक्शंस करके तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, एक O2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हो रही है। ये इस बार गेट में ऐसी रिएक्शन दे रखी थी, ठीक है। तो आप सबसे पहले मैंने कहा O2 होगा तो वो डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होकर के एक ऑक्सीजन तो इस CH बॉन्ड में क्या कर जाएगा, इंसर्ट कर जाएगा, मतलब अल्कोहल बना लेगा, और दूसरा किसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, वाटर के अंदर। ये 2 प्रोटॉन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना लेंगे, वाटर, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन दे देगा, या फिर क्या करवा सकता है आपको कि इस टाइप से एल्कीन दे देगा और कहेगा कि O2 के साथ रिएक्शन करवा रखी है, तो यहां से आपका क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, मतलब इंसर्ट होना मतलब एडिशन होना, तो यहाँ हो क्या रहा है, CH बॉन्ड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और एल्कीन का ऑक्सीडेशन। गेट में ये भी पूछा जा चुका है कि बताओ साइटोक्रोम P450 के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, और उन ऑप्शंस के अंदर एक दे रखा था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, तो वो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट थी, क्योंकि यहाँ देखो मैंने कहा या तो C डबल बॉन्ड C में इंसर्ट होगा या CH में इंसर्ट होगा, तो ये C डबल बॉन्ड C में इंसर्ट होकर इफॉक्साइड बना देता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन करवा देता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन भी ऑप्शन बनाकर दे सकता है, तो वो करेक्ट स्टेटमेंट होगी फॉर साइटोक्रोम P450 के लिए। ऑक्सीडेशन कर रहा है तो बस पहचाननी होगी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि साइटोक्रोम P450 के अंदर कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो ध्यान रखना है 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं साइटोक्रोम P450 के अंदर। साइटोक्रोम P450 के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं पर रोक रहे हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो भाई, आज के लेक्चर से रिलेटेड, ठीक है। और फिर हम बचे भी मेटल एंजाइम जो होंगे वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट पूछ लो। आज हम यहीं पर रोक रहे हैं, यही क्लास को ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो फटाफट बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम हो तो किसी को। बताओ किसी को है क्या प्रॉब्लम। सुगंधा, पिंकी, क्लियर सर, समीम, मनोज, समीम, पिंकी, सुगंधा, कोमल, बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या। सुमंगला, नो डाउट सर, थैंक यू सर। ओके भाई, ठीक है। तो देखो इसके साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। सभी से मैं बोल रहा हूँ भाई, शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है, क्योंकि ये पूरा जो पार्ट होगा ये थ्योरी का पार्ट होगा, और थ्योरी का पार्ट होगा तो उसको याद रख पाना काफी, क्योंकि बार बार लगेगा आपकी भूल रहे हैं सर, हम तो भूल रहे हैं, तो उसका एक ही यहाँ आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बना लेना है। और शॉर्ट नोट्स बना करके उनको बार बार सुबह आधे घंटे देख लिया, शाम को रात को सोते समय आधे घंटे देख लिया, इस तरह से याद रखना है उसको। और एग्जाम से एक दिन पहले इसको पूरे को पढ़ के जाना है, ठीक है। जो भी मैं इंपॉर्टेंट बातें वो सारी की सारी एक शॉर्ट नोट्स बनाकर 1 से 2 पेज में बन जाएगा, तो उसको लिख लेना है, ठीक है। अब असाइनमेंट अपलोड करा दो सर, नहीं हुए क्या, आज अपलोड करवा दूंगा मैं, ठीक है। असाइनमेंट पिंकी, अगर नहीं हुए हैं तो असाइनमेंट आज अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। आज ही असाइनमेंट अपलोड हो जाएंगे आपके, ठीक है, अगर नहीं हुए तो, ठीक है। ओके कोमल, पिंकी, सुगंधा, मनोज, समीम, ठीक है। बाय भाई, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे हम बायो ऑर्गेनिक में, ठीक है। तब तक के लिए बाय।